हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं डॉक्टर शोभित पटेल इस क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। और बच्चों, उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर का नाम है एवोल्यूशन। और एवोल्यूशन में आज हम पढ़ने वाले हैं मिलर एक्सपेरिमेंट के बारे में, और साथ ही साथ मैं आपसे बात करने वाला हूँ एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो तैयार हैं बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर मिलर एक्सपेरिमेंट। तो देखिए, मिलर एक्सपेरिमेंट क्या है। मिलर ने एक्चुअली अपन ने जो मॉडर्न हाइपोथेसिस पढ़ी थी उसका नाम आपको पता होगा, ओपेरिन हेल्डन हाइपोथेसिस। उस ओपेरिन हेल्डन हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने के लिए मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम मिलर एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, या मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इन्होंने एक्चुअली क्या किया कि जो प्रिमिटिव कंडीशंस थी, जैसा कि पाया गया कि भाई प्रिमिटिव अर्थ पर कौन कौन सी कंडीशंस थी, उन्होंने वही कंडीशन लेबोरेटरी में क्रिएट करी। एक एपरेटस के अंदर सेम कंडीशन क्रिएट करी, और क्रिएट करके वो इस बात को देखना चाह रहे थे कि वाकई में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं या नहीं बनते हैं। जैसे ओपेरिन हेल्डन ने कहा था ना कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेरिक कंडीशन ही कुछ ऐसी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने आप बनते जा रहे थे। तो यहाँ पर ये देखना चाह रहे थे एक्चुअली कि क्या वाकई में प्रिमिटिव एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऐसी थी जिसके कारण की जो है जिसके कारण जो है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे थे। इस बात को ये चेक करना चाह रहे थे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक एपरेटस डिजाइन किया, जैसा कि आप यहाँ पर एपरेटस देख रहे हैं। एक एपरेटस यहाँ पर डिजाइन किया। उस एपरेटस में कोशिश करी कि सारी कंडीशन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाली सेटअप हो जाए। देखिए, अपन इसको अगर बना के देखें, इस एपरेटस को ही यहाँ पर कुछ इस तरह से एपरेटस बनाया था इन्होंने। ये देखिए, कुछ इस तरीके का एपरेटस बनाया, और यहाँ पर ये जो चेम्बर था इसमें इन्होंने इलेक्ट्रोड्स लगाए। एक्चुअली इस चेम्बर में ये चाह रहे थे कि पूरी कंडीशन जो है प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की बन जाए। तो इसके लिए यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, जो कि इलेक्ट्रोड्स स्पार्किंग का इफेक्ट जनरेट करते थे। इसलिए इस चेम्बर को नाम भी दिया गया स्पार्क चेम्बर। इस चेम्बर को स्पार्क चेम्बर कहा गया। यहाँ पर इन्होंने 800 डिग्री हाई वोल्टेज पास किया, 800 डिग्री का टेम्परेचर रखा, जो कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के जैसा ही था कुछ। इन्होंने यहाँ पर कुछ गैसेस के मिक्सचर लिए, लाइक मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन। मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन, इसको 2:1:2 के रेशो में इन्होंने लिया। जैसा कि सभी जानते हैं कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर पे बॉइलिंग वाटर था, लेकिन वेपर के फॉर्म में था। तो यहाँ पर इन्होंने बॉइलिंग वाटर लिया। बॉइलिंग वाटर लिया तो क्या हुआ कि यहाँ से जो है वाटर ये इस फ्लास्क में जाने लगा। वाटर वेपर जो है इसमें जाने लगी, जिससे वाटर वेपर की भी अवेलेबिलिटी हो गई। ठीक है, और इसको इन्होंने कनेक्ट कर दिया टू वैक्यूम। किससे कनेक्ट कर दिया? वैक्यूम पंप से, जिससे कि सारी ऑक्सीजन को निकाला जा सके, क्योंकि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, आपको ध्यान हो तो उसके लिए वैक्यूम पंप से कनेक्ट किया, सारी गैसेस को निकाला, फिर इसमें मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन डाली, प्लस इसमें वाटर वेपर से ऐड करवाए, और यहाँ पर जो है एक कंडेंसर लगा दिया।
यहाँ पर क्या लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया इन्होंने एक कंडेंसर। एक्चुअली इस बात को चेक करना चाह रहे थे कि वाकई में क्या वाकई में ऐसा होता है, क्या वाकई में ऐसा होता है कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेरिक कंडीशन बना दे तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे। तो इसके लिए इन्होंने ये पूरा सेटअप तैयार किया। कंडेंसर इसलिए लगाए जिससे वाटर वेपर जो स्पार्क चैम्बर से होकर गुजर रही है, वाटर वेपर जो स्पार्क चैम्बर से होकर आएंगी उनको कंडेंस किया जा सके और उनकी स्टडी की जा सके, क्योंकि जो भी स्पार्क चैम्बर में बनेगा वो उस वाटर वेपर में अवेलेबल हो, वो वाटर वेपर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने ये किया और इस सेटअप को इन्होंने कुछ दिनों तक रखा। इन्होंने क्या देखा, नियर अबाउट 18 डेज के आसपास ये क्या देखते हैं कि यहाँ पर इनको रेड वाटर ड्रॉप्स मिलती है। क्या मिल जाती हैं, ये देखते हैं कि इनको रेड वाटर ड्रॉप्स मिल गई। और जब इस रेड वाटर ड्रॉप्स की स्टडी की गई तो इन्होंने देखा कि इसमें क्या है, इसमें अमाइनो एसिड्स हैं। क्या है, इसमें अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड में एलेनिन है, अमाइनो एसिड में एस्पार्टिक एसिड है और अमाइनो एसिड में इन्होंने पाया कि यहाँ पर ग्लाइसिन है, एलेनिन है, एस्पार्टिक एसिड है और ग्लाइसिन है। ये 3 तरह के अमाइनो एसिड मिले थे जिनको हम आगे से याद रख सकते हैं, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लाइसिन। बोले ये अमाइनो एसिड बन गए, अपने आप ही बन गए। इसका मतलब वो पेरिन हेल्डन को इस बात से बल मिला था, इस बात से सपोर्ट मिला था कि हाँ परमिटिव एटमॉस्फेयर में अपने आप ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे थे। जैसे यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से बन गए, अमाइनो एसिड्स बन गए। और इसी तरह का एक्सपेरिमेंट अलग अलग साइंटिस्टों ने रिपीट किया, गैसेस के मिक्सचर को अलग अलग लेकर और अलग अलग रिपीट किया। किसी के एक्सपेरिमेंट में शुगर बनी, कहीं नाइट्रोजनस बेस बने, कहीं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बने। इसका मतलब ये बात तो साबित हो गई थी भाई कि प्रिमिटिव अर्थ का एटमॉस्फेयर ही कुछ ऐसा था कि अपने आप ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे थे। ठीक है, तो ये था मिलर का एक्सपेरिमेंट। चलिए बच्चों, अब अपन बात करेंगे यहाँ पर एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। भाई हमने कहा लाइफ की ओरिजिन हुई, ओरिजिन होने के बाद अलग अलग फॉर्म बने, तो ओरिजिन होने के बाद अलग अलग फॉर्म बने तो इसके कई सारे एविडेंसेस मिले हैं। उन एविडेंसेस की बच्चों हम यहाँ पर बात करेंगे। पहला एविडेंसेस कंपैरेटिव एनाटॉमी के बेसिस पर है, होमोलोगस ऑर्गन। भाई होमोलोगस ऑर्गन के बेसिस पे अपन होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, जिनके इंटरनल स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं, ओरिजिन सिमिलर होती है, बट फंक्शन जो होते हैं वो कोई जरूरी नहीं कि सेम हो, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। लेकिन मेन बात क्या है, मेन बात बच्चों यहाँ पर यह है कि ओरिजिन और बेसिक स्ट्रक्चर सेम होगा, ओरिजिन और बेसिक स्ट्रक्चर सेम होगा, ये यहाँ पर मेन बात है। ठीक है, तो होमोलोगस ऑर्गन्स जो होते हैं, लाइक यहाँ पर एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, यहाँ पर आप एग्जांपल में देख सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में सबसे पहले आपके सामने दिया हुआ है ह्यूमन हैंड है। मैं इसको अलग से लिख के आपको भी बता दूंगा कि यहाँ पर जो दिया हुआ है ह्यूमन हैंड, चीता's लेग, बैट विंग्स, सील और वेल के फ्लिपर्स, सील और वेल दोनों के फ्लिपर्स, ये सब होमोलोगस ऑर्गन है। होमोलोगस ऑर्गन कैसे, इनकी ओरिजिन तो अलग सेम है लेकिन दिखते अलग अलग है। भाई ह्यूमन हैंड अलग काम कर रहा है, चीता के लेग अलग काम कर रहे हैं, बैट के विंग्स अलग काम कर रहे हैं और सील या बेल के फ्लिपर्स अलग काम कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो होते हैं ना, ये क्या दिखाते हैं, एडॉप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन दिखाते हैं। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब क्या है, सेम ओरिजिन होने के बाद अलग अलग बन जाना, सेम ओरिजिन होने के बाद डिफरेंट बन जाना, इसको हम एडॉप्टिव रेडिएशन कहते हैं। तो होमोलोगस ऑर्गन जो होते हैं एडॉप्टिव रेडिएशन शो करते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं।
कॉमन एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट करते हैं ये। देखिए एडॉप्टिव रेडिएशन का मतलब, जैसे मैंने कहा कि एडॉप्टिव रेडिएशन मतलब सिमिलर एनिमल अलग अलग हैबिटेट में एंटर कर जाएं, तो एडॉप्टेशन के कारण कई तरह के कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, उनको हम एडॉप्टिव रेडिएशन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो सारे मार्सुपियल्स हैं, और मार्सुपियल्स जब ऑस्ट्रेलिया में गए उसके बाद अलग अलग तरह के मार्सुपियल डेवलप हो गए, वहां पर कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट तरह के मार्सुपियल डेवलप हुए। आप देख सकते हैं कोई वोल्फ बना, कोई कैट बना, कोई एंटीटर बना, कोई रैट बना, कोई कैंगरू बना, कोई वॉम्बैट बना, कोई बंडीकूट बना, कोई कोआला बना, कोई मोल बना, कोई ग्लाइडर बना। ठीक है, तो इसी को एडॉप्टिव रेडिएशन कहते हैं, इसी को डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। डाइवर्जेंट मतलब सेम ओरिजिन से डिफरेंट बन जाना, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन इज द एक्युमुलेशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप्स व्हिच कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, जिससे नई नई स्पीशीज बन सकती है। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए यहाँ पे appendages of vertebrate, जो मैंने बताया अभी आपको, flippers of whale, bat, wings of bat, four limbs of horse, paw of cat and hand of man, ये सारे होमोलोगस ऑर्गन हैं, क्योंकि इन सभी की बच्चों ओरिजिन सेम है। इन सभी में आपको ह्यूमरस मिलेंगी, इन सभी में आपको रेडियस मिलेगी, इन सभी में आपको अल्ना मिलेगी, इन सभी में आपको कार्पल्स मिलेंगी। जस्ट बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, गाड़ी का इंजन सेम है, लेकिन वो काम अलग अलग कर रहे हैं, दिख भी अलग अलग रहे हैं। तो इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है बच्चों कि इनकी ओरिजिन सेम है, और लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। तब भी ओरिजिन सेम क्यों है? क्योंकि एंसेस्टर कॉमन है, क्योंकि इनको सेम कंपनी ने बनाया होगा। भाई एक एरोप्लेन है, एक कार है, दोनों के काम अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, दोनों दिख भी अलग अलग रहे हैं, लेकिन इंजन में अगर बेसिक सिमिलरिटी मिले, इसका मतलब क्या है कि दोनों का इंजन एक ही कंपनी ने बनाया है। तो यहाँ पर भी बात वही है, दिख तो अलग अलग रहे हैं, लेकिन फिर भी दिख अलग अलग रहे, काम अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम है। इसका मतलब किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं? कॉमन एंसेस्ट्री। किस बात की ओर? कॉमन एंसेस्ट्री की ओर, कि सभी जो है कॉमन एंसेस्टर से डेवलप हुए होंगे, कोई ना कोई रिलेशन इनके बीच में जरूर है। बात समझ में आई? और एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, सो थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड ट्रेंडल ऑफ कुकुरबिटा। भाई बोगेनविलिया के थॉर्न और टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, एक्चुअली ये थॉर्न का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन का। टेंड्रिल का फंक्शन क्या है? सपोर्ट देने का। लेकिन दोनों ही एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन है। एक में तो ये थॉर्न बन गए, दूसरे में ये क्या बन गए? दूसरे में ये टेंड्रिल बन गए। दोनों ही किसका मॉडिफिकेशन है? दोनों ही एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन है। बात समझ में आई बच्चों? तो मतलब ओरिजिन सेम है। ओरिजिन क्या है? ओरिजिन सेम है। इसी तरह से हार्ट और ब्रेन ऑफ वर्टेब्रेट, भाई वर्टेब्रेट हैं, स्पाइसेस हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, सभी के हार्ट और ब्रेन, हार्ट सभी के आपस में होमोलोगस, ब्रेन सभी के आपस में होमोलोगस, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। सभी के हार्ट वही कार्डियक मसल से बने हैं जो कि इनवॉलेंट्री और स्ट्राइटेड होते हैं, और सभी का ब्रेन उन्हीं न्यूरॉन से बने हैं जो एक्टोडर्मल ओरिजिन में होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये सिमिलर है।